मैं डॉक्टर डी.एन. सिंह, एमएलटी कॉलेज सहरसा, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मैं आज प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता, आलोचना एवं उसकी उपादेयता पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। प्लेटो के आदर्श राज्य की प्रथम विशेषता न्याय पर आधारित होना है। आदर्श राज्य में त्रैवर्गीय व्यवस्था होने के कारण यह आवश्यक है कि कार्य विभाजन एवं विशिष्टीकरण के आधार पर दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप किए बिना सभी अपने अपने कार्यों का निर्वहन करें, जो न्याय सिद्धांत के पालन से ही संभव है। अतः न्याय व्यवस्था राज्य का वह गुण है जो व्यक्ति के वर्गीकरण को तथा कार्य विभाजन को सुचारू रूप से कायम रखता है। प्लेटो की दृष्टि में वह राज्य न्याय पर आधारित है जिसमें नागरिक अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों से अपने अपने जिम्मे के कार्यों का संपादन निर्बाध रूप से करते हैं। सेकेंड, प्लेटो का राज्य शिक्षा पर आधारित है। प्लेटो का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा व्यक्ति को एक विशेष कार्य का प्रशिक्षण देकर उसे वही कार्य संपन्न करने की प्रेरणा देगी जो कार्य संपादित करना उसका मूल कर्तव्य है। राज्य द्वारा नियोजित शिक्षा प्रणाली को अपनाकर एक बहुत बड़ी सीमा तक व्यक्ति के दृष्टिकोण को सही दिशा में अग्रसर किया जा सकता है। इसलिए प्लेटो राज्य द्वारा प्रदत्त शिक्षा व्यवस्था में निम्नलिखित विशेषताओं का पक्षधर रहा है। एक, शिक्षा व्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। बी, स्त्री एवं पुरुष के लिए एक समान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। सी, शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो। डी, राज्य शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को उत्तम नागरिक बनाना होना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षा के द्वारा दार्शनिक राजा का बनना निश्चित हो ताकि शासन व्यवस्था उत्तम ढंग से संचालित किया जा सके। तीसरी विशेषता, साम्यवाद प्लेटो के राज्य की तीसरी विशेषता है। प्लेटो यह मानता था कि शिक्षा के द्वारा नैतिक विकास कर लेने से ही आदर्श राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए साम्यवाद के द्वारा अपने आदर्श राज्य में वह उन बाह्य परिस्थितियों को हटा देना चाहता था जो मानव के मूल्यों का क्षरण करता है। व्यक्तिगत संपत्ति एवं परिवार प्लेटो को अपने आदर्श राज्य के लिए दो सबसे खतरनाक अवयव दृष्टिगोचर होते हैं, जिसे साम्यवाद के द्वारा प्लेटो हटाने का सब प्रयास करता है। प्लेटो ने अपने साम्यवाद को आदर्श राज्य के दो वर्गों, शासकों तथा सैनिकों तक ही सीमित रखा है। संक्षेप में, प्लेटो अपने आदर्श राज्य में राज्य की राजनीतिक शक्ति एवं आर्थिक शक्ति एक ही वर्ग के हाथ में आ जाने को खतरनाक मानता है। चौथी विशेषता, दार्शनिक राजा का सिद्धांत है। प्लेटो का यह दार्शनिक राजा सर्वाधिक शिक्षित, सुसंस्कृत, ज्ञानी, साहसी, उदार, निर्लोभी एवं बुद्धिमान होगा। ऐसा दार्शनिक राजा कंचन एवं कामनी की माया से दूर रहते हुए शासन का श्रेष्ठ संचालन करेगा। प्लेटो अपने दार्शनिक राजा को नगर का सच्चा एवं अच्छा संरक्षक की संज्ञा देता है। प्लेटो के आदर्श राज्य का उद्देश्य मानव कल्याण एवं शांति कायम करने का है। जन समाज के सभी वर्गों में सामंजस्य होगा।
सभी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन सम्यक रूप से करेंगे एवं शासक न्यायी एवं उत्तरदायी होगा, तभी कोई राज्य आदर्श राज्य बन पाएगा। अब मैं प्लेटो के इस सिद्धांत की आलोचनाओं की ओर ध्यान देता हूं। प्लेटो के इस आदर्श राज्य की कल्पना को बहुत सारे विद्वानों ने आलोचना की। हर सिद्धांत की आलोचना की जाती है, की जानी चाहिए भी, और उसी आधार पर आज हम प्लेटो के राज्य की आलोचना पर दृष्टिपात करते हैं। आदर्श राज्य की प्लेटो की समस्त योजना बहुत आदर्श होते हुए भी व्यवहारिक नहीं जान पड़ती। उसे व्यवहारिक रूप देने में अनेकों कठिनाइयां उत्पन्न होगी। प्लेटो का दार्शनिक राजा आध्यात्मिक चिंतन एवं मनन के बाद आइडिया ऑफ गुड या एक शाश्वत सत्य की प्राप्ति कर लेने के बाद पुनः राज्य के बखेरे में पड़ना चाहेगा, यह एक संदेहात्मक प्रश्न है। तथा तत्व एवं चिंतन वीतराग दार्शनिक जो सांसारिक समस्त लिप्साओं से परामुख हो गया हो, वह प्रथम तो राज्य के बखेरे में पड़ना नहीं चाहेगा, और अगर पड़ेगा तो वह व्यवहारिक नहीं होगा। प्लेटो के बड़े भाई ने ठीक कहा था कि 35 वर्ष तक गहरा चिंतन व्यक्ति को निकम्मा कर देगा एवं 15 वर्ष तक व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना दूहरा मात्र है। फिर किसी भी शासक को सिर्फ दर्शन का परम सत्य के ज्ञान का विचार होना ही आवश्यक नहीं, बल्कि मनोविज्ञान, कानून, सैनिकरण एवं अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। प्लेटो का दार्शनिक राजा आध्यात्मिक राज्य का शासन भले चला ले, व्यापारिक राज्य का संचालन संभव नहीं। दूसरा, प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा को बहुत अधिक शक्ति देकर उसे निरंकुश बना दिया है। निरंकुश शासन हमेशा से स्वेच्छाचारिता का प्रतीक होता है। यह सही है कि प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, पर यह प्रतिबंध उनकी स्वेच्छाचारिता की संभावनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट, दार्शनिकों को अपने मनोनुकूल शासन संचालन का अधिकार देकर साधारण नागरिकों को राज्य रूपी मशीन का एक पुर्जा बना दिया गया है। व्यक्ति की इस समस्त स्वतंत्रताएं उसके स्वशासन के अधिकार छीन जाते हैं। उसका यह विचार परंपरागत यूनानी विचार के प्रतिकूल पड़ते हैं, जिससे यह माना गया है कि राज्य समान अधिकार रखने वाले व्यक्तियों का समूह है। नेक्स्ट, आध्यात्म, विद्या एवं दर्शन का चिंतन व्यक्ति को अव्यवहारिक तथा व्यवहार शून्य बना देता है। नेक्स्ट, दार्शनिक राजाओं का शासन इसलिए भी असफल होगा क्योंकि वे जनता से अलग रहेंगे। वह उनकी मनोवृत्ति तथा आकांक्षाओं को नहीं समझेंगे। अतः समाज के वर्गों में विद्रोह उत्पन्न होगा। जोबेट ने भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा है कि दार्शनिक राजा या तो बहुत दूर देखता है या पीछे की ओर देखता है। वर्तमान की वास्तविकता से उसका कोई संपर्क नहीं होता है। अतः राज्य की यह योजना व्यवहारिक नहीं लगती। नेक्स्ट, अधिकार का स्थान नहीं। प्लेटो के आदर्श राज्य में अधिकार की कोई मान्यता नहीं है। उसे कोई स्थान नहीं दिया गया है। सिर्फ प्लेटो अपने राज्य में कर्तव्य पर ही जोर देता है और व्यक्ति को कर्तव्य के पास में बांध देता है। नेक्स्ट, प्लेटो के राज्य में सर्वोत्मुखी प्रतिभा का लोप हो जाता है। वह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास तो चाहता है, लेकिन वह एक ही कर्तव्य में उसको बांध देता है। ऐसा भी हो सकता है किसी व्यक्ति के पास बहुत सारी योग्यताएं हों जो समान हो, लेकिन प्लेटो उसे एक ही काम करने
करने का आदेश देकर उसे अन्य प्रतिभाओं पर एक तरह से प्रतिबंध लगा देता है। नेक्स्ट, मानव मर्यादा का उल्लंघन। बहुत से विद्वान यह कहते हैं कि प्लेटो ने दार्शनिक राजा में सारे अधिकारों का विलोप कर और जनता को सिर्फ कर्तव्य पालन करने के लिए एक पास में बांध दिया है, जो मानव मर्यादा का उल्लंघन है। इन आलोचनाओं में दम है, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन हर सिद्धांत की आलोचना, मैंने शुरू में कहा, जो हर सिद्धांत की आलोचनाएं होती हैं होनी चाहिए। अब मैं प्लेटो के राज्य की उपादेयता पर विचार करूंगा। छात्रों से मेरा अनुरोध है जो वो नोट करते जाएं, क्योंकि सभी पुस्तकों में इस तरह की बात आपको नहीं मिलेगी। जहां तक मेरा विचार है तो मैं वर्तमान समय में प्लेटो के राज्य की उपादेयता पर बहुत गहरा अध्ययन किया है और मैं स्वीकार करता हूं, मानता हूं कि वर्तमान समय में प्लेटो के आदर्श राज्य की कितनी भी आलोचना की जाए, लेकिन इसकी उपादेयता वर्तमान संदर्भ में बढ़ती ही जा रही है, आगे और होगी। इसके लिए मैं कुछ बिंदु पर ध्यान आपका आकृष्ट करता हूं। पहला, योग्यता का निर्धारण। प्लेटो अपने शासन संचालन हेतु योग्यता को अपना आधार माना है। वंश, मूल, धर्म, जाति से ऊपर उठकर दार्शनिक राजा की वह खोज करता है। वर्तमान समय में अगर भारत के संदर्भ में योग्यता को देखा जाए तो योग्यता का कोई अहमियत नहीं है। जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र आदि के नाम पर शासक वर्ग का निर्माण होता है। हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं उसमें धड़ल्ले से धन का प्रयोग होता है और शासक वर्ग जो बनते हैं वह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। दूसरा, शिक्षा। प्लेटो का दार्शनिक राजा उत्तम शिक्षा की प्राप्ति करता है। प्लेटो दार्शनिक राजा के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था करता है। शासक को शासन संचालन का पूरा ज्ञान होना चाहिए। प्लेटो के आदर्श राज का यह मूल मंत्र है। प्लेटो उसे भी नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, गणित, विज्ञान, सैनिक शास्त्र, दर्शन की शिक्षा का प्रावधान करता है। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं जो शिक्षा की कोई अहमियत नहीं है। हमारे शासन वर्ग बगैर किसी तरह की शिक्षा प्राप्त कर किए हुए वो शासन संचालन में भाग लेते हैं और उसका नतीजा यह होता है जो हमारी शासन व्यवस्था ठीक से संपादित नहीं हो पाती है। तीसरा, नैतिकता। प्लेटो शासक के लिए नैतिकता को अनिवार्य मानता है। जो कार्य अनैतिक हैं उससे शासक को दूर रहना चाहिए। प्लेटो की ऐसी मान्यता है। वर्तमान भारत में शासकों का नैतिक पतन, इसका उदाहरण हम दे सकते हैं। अगर भारत में नैतिकता की बात हो तो शायद 5 से 10% राजनीतिज्ञ ही, शासक वर्ग के पदाधिकारी ही इसमें खरे उतरते हैं। वरना हम और आप आज संसद में क्या होता है, किस तरह की बातें होती हैं, शासन के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें कितने नैतिक प्रश्न छिपे होते हैं, यह सबको विदित। नेक्स्ट, राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र प्रेम पर जोर। शासन का उद्देश्य राष्ट्र की प्रगति होनी चाहिए। राजा को इसलिए कामनी एवं कंचन से दूर किया गया है। प्लेटो कहता है जो संपत्ति और परिवार से जो दूर रहेगा वही शासन के कार्यों को ठीक ढंग से संपादित कर सके।
यह कठिन है, लेकिन इसकी आवश्यकता है। आज हम देखते हैं जो हमारे राजनीतिज्ञ जो हैं, शासन में जो हैं, उनको सबसे पहले अपना परिवार और वो अर्थ के प्रति ये रहते हैं। इसलिए शासन हमारा जनता का विश्वास शासक वर्ग से उठ सा गया है। नेक्स्ट, सभी वर्गों में सामंजस्य एवं तालमेल। स्वस्थ शासन संचालन के लिए यह आवश्यक है कि राज्य के सभी अंगों के बीच सामंजस्य हो। प्लेटो के आदर्श राज्य में सभी तीनों अंगों के बीच आपसी तालमेल की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, कर्तव्य परायणता। जनता राज्य के प्रति कर्तव्यशील होंगे। अपने हित को वे राज्य हित में ही देखेंगे। भारतीय संविधान के प्रसंग में अगर आप देखें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी कर्तव्य की भावना पर जोर दिया गया है और संविधान में संशोधन करके कर्तव्य की व्यवस्था की गई है। संपत्ति एवं परिवार। प्लेटो इन दो अवयवों को घातक मानता है और इसी विकार को दूर करने हेतु उसने साम्यवाद का सहारा लिया है। वर्तमान समय में भी हमारे शासक को इन दोनों अवयवों के दोषों से हर हाल में बचना होगा, अन्यथा राज्य घोटालों पर घोटालों का शिकार होता रहेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कई छात्रों ने मेरे ऑडियो की सराहना की है और मेरा यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा। ऐसा हमारा ये धर्म है।